कैसोनोवा ही कहते हैं ना, वो लड़कियों को घुमाने वाला लड़का, कई सारी लड़कियों को घुमाना। इन बातों को ग्लैमराइज कौन करता है? ये इंडस्ट्री करती है। इस इंडस्ट्री का एक्टर कैसे 350 लड़कियों को घुमाता है, उस पर फिल्में बना बनाकर संजू जैसी, उसको ग्लैमराइज कौन करता है कि इस एक्टर ने 350 लड़कियों के साथ में संबंध बनाए हैं? इसको कौन रोमांटिसाइज करता है? तुम लोग, तुम फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हो इसको रोमांटिसाइज। आज भी भारतीय परिवारों में बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाती। तुम्हारी इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहता है कि भाई मेरा बेटा तो 100 लड़कियों को घुमाएगा, कैसोनोवा बनेगा। हाँ, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा लड़कियों को घुमाए। कौन बोलता है ये? तुम्हारे इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं। और ये जो बातें अगली जनरेशंस को पहले अपने मोरल्स, अपने आदर्श, अपने परिवारों से तोड़कर सो कॉल्ड फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल ये जो जीना सिखाते हैं, वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ये लाइफस्टाइल कौन ग्लैमराइज करता है? यही इंडस्ट्री करती है। तो लड़कों को कभी भी ब्रह्मचर्य, संयम, संस्कार, मूल्य, आदर्श ये लड़कों को कभी बताए नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ लड़कियों को आप जितने रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे उतना आप अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट हो। वाह, वो लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है। कोई सेमी न्यूड फोटोशूट कर रहा है, कोई न्यूड फोटोशूट कर रहा है तो वाह, वो कितना बोल्ड, जैसे कोई बहुत महान कार्य कर लिया हो उसने। ये बातें कौन दिमाग में डालता है कि अपने बॉडी को एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रेजेंट करना है, सोशल मीडिया पर हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो? कौन एक्सप्लॉइट करता है महिलाओं को? और आगे जाकर जब इन युवाओं का भविष्य, उन्हें उनके जो निर्णय उन्होंने बचपन में, उनके जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण समय था, उस समय उन्होंने लिए हुए गलत निर्णयों के जब भयावह परिणाम आगे जाकर के देखने को उन्हें मिलते हैं, तब यही लिबरल्स और वोक्स उनको छाती कूटना सिखा देते हैं, पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से। उस समय भी आत्म परीक्षण करना, हमारी क्या गलती हुई, हमने कौन से गलत स्टेप्स लिए, वो उनको नहीं सिखाएंगे। उस समय भी ये छाती कूटना सिखाएंगे। जिस समाज, जिस पेरेंट्स के नाम से आप छाती कूट रहे हो ना, आवश्यकता पड़ने पर वही समाज, वही पेरेंट्स आपके साथ में खड़ा होता है। कभी आपके साथ में कुछ गलत हो जाए ना, तो वही समाज, वही पेरेंट्स आपके लिए सड़कों पर आएगा, आपके लिए न्याय की मांग करेगा। और जो इंडस्ट्री आपको इस सो कॉल्ड फ्रीडम के सपने दिखाकर आपके जीवन के सबसे अमूल्य समय को बर्बाद कर रही है ना, वो इंडस्ट्री कभी आपका साथ नहीं देगी। वो बस आपको छाती कूटना सिखाएगी। वो अपने फायदे के लिए बस आपको एक्सप्लॉइट करेगी। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, सत्यप्रेम की कथा कल 29 जून गुरुवार को ही थिएटर में रिलीज हो गई थी और कल मैं इसे देखने भी चला गया था। हालांकि इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि कल आषाढ़ी एकादशी का इतना पावन दिवस था और ऐसे पावन दिवस पर फिल्मों की गंदगी को अपने अंदर डालना मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मन मार कर मैं फिल्म देखने के लिए चला गया था। हालांकि वापस घर पर आने के बाद में मेरी बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो इस कारण से आज शुक्रवार को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सत्यप्रेम की कथा के डायरेक्टर है समीर विद्वांस, जो इससे पहले कुछ मराठी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और समांतर 2 के भी कुछ एपिसोड्स को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। सत्यप्रेम की कथा में मुख्य भूमिका में है कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, गजराज राव, सुप्रिया पाठक आदि आदि। और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 24 मिनट की है। अब संक्षेप में अगर मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं तो देखिए, फिल्म इनटॉलरेबल थी, असहनीय थी। केवल हम रेप जैसे जघन्य अपराध पर फिल्म बना रहे हैं, इससे फिल्म अच्छी नहीं हो जाती है। फिल्म सच में एक टॉर्चर थी, असहनीय थी। फिल्म का चाहे आप कोई भी पहलू उठाकर देख लीजिए, चाहे डायरेक्शन हो या स्टोरी का जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन है, जिस प्रकार से कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया है, या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या आप म्यूज़िक ले लीजिए, किसी भी एंगल से फिल्म, कहीं पर भी हम फिल्म के साथ, कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ ही नहीं पाते। हर प्रकार से फिल्म हमें केवल और केवल परेशान ही करती है। और कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, उनको तो शायद इस फिल्म के बाद आपको देखने की भी इच्छा नहीं होगी। कुछ लोग, जो मैं जहाँ पर फिल्म देखने के लिए गया था, कुछ लोग तो इंटरवल में ही उठकर चले गए थे, और बाकी जो कुछ इंटरवल के लोग, जो कुछ दर्शक बैठे हुए थे इंटरवल के बाद में, उनमें से भी कुछ लोग फिल्म समाप्त होने से पहले ही उठकर चले गए थे। लोग उठ कर जा रहे थे। और जो कुछ लोग बैठे हुए थे वे भी, मैं थिएटर में देख रहा था कि थोड़ी बहुत बातें हमें सुनाई देती है ना, तो सब परेशान थे। बस इस प्रकार का एक्सपीरियंस था फिल्म का पूरा। देखिए, इसके बाद में फिल्म की कहानी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। और कहानी समाप्त होने के बाद में एंडिंग में मैं जो ये फिल्म कहने का प्रयास करती है कंसेंट को लेकर, नो मीन्स नो के विषय पर मुख्यतः फिल्म का फोकस था, कहानी का फोकस था, तो उस पर बिल्कुल एंडिंग में, कहानी पर चर्चा पूरी होने के बाद में एंडिंग में मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो अभी जो कहानी वाला पार्ट है उसमें स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो
कहानी की शुरुआत होती है पिता पुत्र को दिखाने से। कार्तिक आर्यन और गजराज राव का कैरेक्टर दोनों ही निकम्मे हैं, नाकारा है, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। जो कार्तिक आर्यन यानी सत्यप्रेम उस पात्र का नाम है। सत्यप्रेम ने एलएलबी की परीक्षा दी थी पर वो पास नहीं हो पाया था, और अभी भी जिस कॉलेज में उसने पढ़ाई की थी वहाँ पर जाते हुए बाहर वो उस कॉलेज पर पत्थर फेंक करके मारता है। दोबारा कभी उसने प्रयास भी नहीं किया कि वो परीक्षा दे या पास हो जाए। और जो पिता है यानी गजराज राव का कैरेक्टर, नारायण उसका नाम है, तो उन्हें भी निकम्मा और नाकारा दिखाया है। 3 बार अपने ससुराल से यानी अपनी पत्नी से यानी सत्यप्रेम की माँ से उन्होंने 3 बार पैसे लिए थे अलग अलग बिजनेस व्यवसाय शुरू करने के लिए, पर निकम्मे नाकारा होने के कारण वो किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। तो अभी दोनों ही बाप बेटे सत्यप्रेम और नारायण दोनों घर में निकम्मे नाकारा की तरह बैठे हैं, और थोड़ा बहुत जो कुछ काम वगैरह वो करते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाते। नाश्ता वगैरह बनाना वो भी ढंग से उनसे नहीं होता है। ये फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया है। इसके बाद में आते हैं कथा के पात्र पर, यानी कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एक बहुत बड़े अमीर परिवार से हैं। उनके पिता ने काफ़ी मेहनत से परिश्रम से अपना फरसान का एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया है। HFDC या ऐसा कुछ उस ब्रांड का नाम फिल्म में दिखाया है। तो काफ़ी अमीर परिवार से है, पर जो पिता है कथा के वो दरिंदे हैं या घिनौनी पेट्रियार्कल माइंडसेट के उनको दिखाया है। इतनी घिनौनी माइंडसेट के हैं कि वे अपने दामाद को यानी आगे जाकर फिल्म में सत्यप्रेम जब उनका दामाद बनता है तो अपने दामाद को कहते भी कि यार सुने नहीं तो 2-4 झापट लगा दो उसको, बेटी को यानी कथा को। इस प्रकार से दरिंदे उनको दिखाया है। अब जो कथा है वो तपन नाम के एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में है, उसका बॉयफ्रेंड है। अब एक रात को एक जलसा होता है, नवरात्रि तो नहीं कहा, जलसा कहा है, वहाँ पर गरबा वगैरह वो खेल रहे होते हैं, और कियारा आडवाणी का जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर जो वो गाती है वो सत्यप्रेम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो उसको वंस मोर फिर से गाने के लिए वो वहाँ पर कहता है। परफॉर्मेंस समाप्त होने के बाद में जब कथा बाहर आ रही होती है तो सत्यप्रेम डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं, अगर है भी तो भी मैं तुम्हारे लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितने भी दिन रुक सकता हूँ वगैरह वगैरह। मतलब इतना दिमाग से पैदल सत्यप्रेम को दिखाया है जिसके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई आत्मसम्मान नहीं है। इस प्रकार से लट्टू हो जाता है किसी भी लड़की को देखते ही। इतना थर्ड क्लास घिनौनी और सड़ी हुई मानसिकता का सत्यप्रेम को फिल्म की शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। इसके बाद में जो कथा है वो कहती है कि नहीं मेरा तो एक बॉयफ्रेंड है तपन नाम का, और वो तभी तपन अपनी BMW लेकर के वहाँ पर आता है। कथा उसकी गाड़ी में जा कर के बैठती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और इसके बाद में फिर वो आगे जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है वो विजुअली उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाया है, पर आगे जाकर कथा जो बताती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो वो दोनों वहाँ से जाते हैं BMW में, कथा और तपन। जाने के बाद में 2 स्टेज तक, स्टेज या स्टेप ऐसा कुछ शब्द कथा उपयोग करती है, तो वो कहती है कि मैंने 2 स्टेज तक उसको जाने आगे बढ़ने की परमिशन दी थी, पर तीसरी स्टेज तक जाने की परमिशन नहीं दी थी। पहली स्टेज यानी गले मिलना बताया है फिल्म में आगे, दूसरी स्टेज यानी शायद फिजिकल थोड़ा सा किस वगैरह करना, ये शायद होगा, और तीसरी स्टेज यानी इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध बनाना। तो कियारा आडवाणी आगे जाकर कहती है कि मैंने 2 स्टेज तक उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, पर तीसरी स्टेज पर जाने से पहले मैंने उसको नो बोल दिया था। पर तपन जो एक चरित्रहीन लड़का है वो उसके मना करने के बाद भी कथा के साथ में ज़बरदस्ती करता है, यानी बलात्कार करता है। इसके बाद में जो कथा का कैरेक्टर है वो गहरे सदमे में चला जाता है। वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बाद में वो अबॉर्ट भी करती है, अबॉर्शन करने के लिए अस्पताल में भी जाती है। अब अस्पताल से कथा के पिता को पता चलता है कि बेटी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, पर पिता बेटी को बचाने के लिए या जिस लड़के ने ये किया है उस पर वो कोई केस कर दे, उस पर कोई कार्रवाई, ऐसा कुछ भी पिता नहीं करते हैं, क्योंकि दरिंदे हैं, घिनौनी पेट्रियार्कल माइंडसेट के उनको फिल्म में दिखाया है। तो कथा अंदर से टूटती जाती है, और एक रात्रि को फिर वो अपनी नस काट लेती है, आत्महत्या करने का प्रयास करती है। पर तभी सत्तू यानी सत्यप्रेम वहाँ पर होता है और वो कथा को बचा लेता है। अब अस्पताल में जब कथा को लाया जाता है तो वहाँ पर उसके जो दरिंदे पिता है, वो दरिंदे पिता आकर बेटी से कहते हैं कि ठीक से नस काटना भी नहीं आता क्या?
जीवन भर की परेशानी से अच्छा एक बार हम रो लेते, यानी मर जाती तो तू अच्छा हो जाता, इस प्रकार की बात पिता वहाँ पर कहते हैं। अब जो कथा है वो आगे जाकर ये कहती कि मैंने खुद से पिता को कभी भी इन बातों के बारे में नहीं बताया था। हालांकि जो माता पिता होते हैं भले ही वे डांटते हमें, पर आखिर में हमारे हितैषी हमारी मदद वही करने के लिए आगे आते हैं, चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हुई हो, आखिर में मदद वही करने के लिए सामने आते हैं। डांट दे तो क्या हो गया, माता पिता की डांट बचाने की भी क्षमता नहीं है क्या? उनको डांटने का भी हमें अधिकार नहीं है? हम चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, क्या वो बोल भी नहीं सकते हमें? चलो डांट देंगे, 2-4 थप्पड़ भी मार देंगे, आखिर मदद तो वही करेंगे ना हमारी। पर वो नहीं बताती है। बाद में इस गहरे सदमे में कियारा आडवाणी कथा के कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है। इसके बाद में कथा के पिता अपनी बेटी का विवाह सत्य प्रेम के साथ में कर देते हैं। हालांकि कथा की इच्छा नहीं होती, पर पिता उसे धमकी देते हैं, देखो तुम्हें तो ब्लेड से नस काटना ठीक से नहीं आता, पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये ब्लेड मैं अभी अपने साथ में ही रखूंगा, तुम्हें विवाह करना ही होगा। तो कथा इच्छा ना होते हुए भी सत्य प्रेम के साथ में विवाह कर लेती है, पर विवाह के बाद में वो सत्य प्रेम को कभी भी अपने पास नहीं आने देती। हर रात को तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ मुझे परेशान कर रही है, ये कहकर उसको बेडरूम से बाहर जाने के लिए कह देती है। और हर रात्रि को सत्य प्रेम अपने पिता के साथ यानी गजराज राव के कैरेक्टर के साथ आकर के नीचे सोता है। वो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती सत्य प्रेम को। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, सत्य प्रेम बार बार पूछता है कि भाई आखिर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो फिर एक रात्रि को कथा कह देती है कि मैं असेक्सुअल हूँ। अब जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने कई बार जो LGBTQ एजेंडा वालों ने जो 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और 80 प्रकार के जो जेंडर्स खोज कर रखे हैं, उसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है। तो ये जो 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, उनमें से एक सेक्सुअल प्रेफरेंस है असेक्सुअल। हाँ, कि भाई मेरी सेक्स करने की इच्छा नहीं है, तो मैंने अपने आप को एक अलग टर्म दे दिया, असेक्सुअल। अब जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो किसी भी मनुष्य को उसकी मन की वृत्तियों के आधार पर वो बांध देती है। हालांकि मन की वृत्तियां तो हर रोज़ बदलती रहती है, मन के विचार बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, पर वेस्टर्न साइकोलॉजी वृत्तियों को मैं मानकर, मन को मैं मानकर उसके साथ में मनुष्य को बांध देती है। और हमारी भारतीय जो वेदांत दर्शन है वो इससे एग्जैक्टली अपोजिट है। वो हमें मन के विचारों के साथ बांधता नहीं है। तो मन की वृत्तियों का भी मैं दृष्टा हूँ, मन के विचारों का मैं दृष्टा हूँ। मन के विचार जो बदलते रहते हैं, 2 वर्ष पहले मेरे विचार कुछ और थे, आज कुछ और है, आने वाले समय में शायद कुछ और होंगे, पर उन सभी वृत्तियों को, विचारों को देखने वाला मैं दृष्टा अमर आत्मा हूँ। ये भारतीय दर्शन है। पर वेस्टर्न साइकोलॉजी फिलॉसफी वो इससे एग्जैक्टली अपोजिट है। वो मन की वृत्तियों के साथ में वो आपको बांध देते हैं। इसी कारण से इन्होंने सैकड़ों प्रकार के फोबियाज खोज कर रखे हैं कि तू, मैं, और इस आपने देखा भी होगा, मैं फलाना फोबिक हूँ, मैं फलाना फोबिक हूँ। भाई तुम्हारे मन के विचार है, वृत्तियाँ है, वो जो बदलते रहते हैं समय के अनुसार। उन वृत्तियों के साथ में बंधो मत, उस वृत्ति के दृष्टा बनो। देखो कि हाँ चलो ये इस बात से मुझे डर लग रहा है, तो ये मन की वृत्ति है, मैं उस वृत्ति को भी देखने वाला हूँ। तो इन्होंने सैकड़ों प्रकार के फोबियाज खोज करके रखे हैं, 60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, 80 प्रकार के जेंडर्स खोज करके रखे हैं। और फिर आगे जाकर के ये देखते हैं कि भाई इनका तो रोज़ सेक्सुअल प्रेफरेंस बदलने का मन करता है, किसी का तो रोज़ जेंडर बदलने का मन करता है। तो इन्होंने जेंडर फ्लूइडिटी जैसे कंसेप्ट ला करके रखे हैं कि भाई रोज़ आप जेंडर अपना बदल सकते हो। सेक्सुअलिटी में भी पैनसेक्सुअल, ओमनीसेक्सुअल जैसे कंसेप्ट ला करके रखें कि भाई मेरा तो सबके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है। भाई विचार है तुम्हारे, वो मन की वृत्तियाँ है। चलिए ये एक अलग विषय हो गया। असेक्सुअल केवल एक गप मारी थी, कथा ने झूठ बोला था इंटरवल से पहले। फिर इंटरवल के बाद में वो असली कारण जो है वो सत्य प्रेम को बताती है कि उसके साथ जो कुछ भी ये हुआ था, तपन ने जो उसका बलात्कार किया था, और उस कारण से वो आज भी किसी भी पुरुष को अपने पास में नहीं आने दे पाती। अब ये बात जब सत्य प्रेम को पता चलती है तो वो तपन के ऑफिस में जाकर उसकी बहुत बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। पर इसके बाद भी जब कथा उस गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही, ये सत्य प्रेम देखता है, तो फिल्म के अंत में वो FIR करने का निर्णय लेता है तपन के ऊपर। और फिर फिल्म के एंडिंग में सत्यनारायण की पूजा दिखाई है, और उस पूजा में पंडित जी से उस FIR की कॉपी पर तिलक वगैरह लेते हुए दिखाया है। और फिर ये FIR होने के बाद में पुलिस तपन को पकड़कर जेल में लेकर के जा रही है, ये फिल्म के एंडिंग में दिखाया है। और इसके बाद फिर जब एंड क्रेडिट्स शुरू होते हैं तो सत्यप्रेम और कथा एक दूसरे को गले लगाकर सोए हुए हैं,
ऐसा फिल्म के एंडिंग में दिखाया है। यानी इसके बाद धीरे धीरे फिर उस गहरे सदमे से कथा कैसे बाहर आई है ये आगे दिखाया है। तो दोस्तों ये तो होगी फिल्म की संक्षेप में कहानी। अब हम बात करते हैं फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में। कंसेंट, नो मीन्स नो, इस पर ये फिल्म जो कहने का प्रयास करती है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, दो लोग जब एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वे विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, यानी अविवाहित यानी लिव इन में रह रहे हो या फिर बिना लिव इन के भी बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक दूसरे के साथ में एक स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की जब रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें शारीरिक संबंध बनाने से पहले अगर लड़की नो कह देती है, स्त्री मना कर देती है, तो उसके बाद भी अगर कोई पुरुष लड़का उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। विवाहित नहीं हो तो मैरिटल शब्द नहीं जुड़ता, उसे रेप कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही वे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। और लड़की के स्त्री के मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, ये गलत ही है। इसे किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर लिबरल्स और वोक्स के इसको लेकर कैसे दोहरे मापदंड है, आप देखिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आप लव स्टोरीज का पहला पार्ट याद करिए, उसमें मनीषा कोइराला वाला एपिसोड, संजय कपूर को उसका पति दिखाया है। अब पति काम पर बिजी है, इस कारण से पत्नी को वो शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा। पत्नी उससे शारीरिक सुख चाहती है, वो बिस्तर पर उसे खुश नहीं कर पा रहा। तो फिर इसकी आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया है उस एपिसोड में। उसके बाद में आप डॉली किटी और उनके हसीन सपने वाला वो फिल्म याद करिए। उसमें राधा नाम की एक विवाहित महिला है, उसका ये पति को नपुंसक दिखाया है। और पत्नी उससे शारीरिक सुख चाहती है पर पति उसको चरम सुख नहीं दे पा रहा, वो काम में वगैरह भी बिजी है, इस प्रकार से दिखाया है। और फिर इसकी आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक अंसारी नाम का डिलीवरी बॉय दिखाया है, उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाती है और वो डिलीवरी बॉय विवाहित राधा को चरम सुख देता है। तो इसको उन्होंने जस्टिफाई किया है। इसके बाद में आप अजीब दास्तान का शेफाली शाह वाला एपिसोड याद करिए, जिसमें शेफाली शाह का कैरेक्टर का जो पति है वो काम पर बिजी है। वो अपनी पत्नी को और बेटे को एक सुखी और एक सम्मानित ऐसा जीवन देना चाहता है, इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, काम पर बिजी है। पत्नी उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है पर पति मना करता है कि नहीं, वो नहीं दे पा रहा, वो बिस्तर पर पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा। पत्नी दुखी है, परेशान है। और इसकी आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक विवाह से बाहर एक शारीरिक संबंध बनाते हुए उसे दिखाया है और उसे उन्होंने जस्टिफाई किया है। और ये तो केवल मैंने 2-3 ऐसे उदाहरण आपको दिए हैं। आप OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट उठाकर देख लेंगे या फिल्में भी आप उठाकर देख लीजिए, वोक माइंडसेट के फिल्म मेकर्स की 50 ऐसा कंटेंट आपको मिल जाएगा, फिल्में या वेब सीरीज़। अब देखिए, जब दो लोग एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं तो उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और जब दोनों में से कोई भी एक शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे व्यक्ति को उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए। पर लिबरल्स और वोक्स के इसको लेकर दोहरे मापदंड होते हैं। स्त्री मना कर रही है तो ये नो मीन्स नो और कंसेंट कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। पर पुरुष जब मना कर रहा है, वो किसी भी कारण से हो, वो चाहे काम पर दिन भर बिजी रहा हो, कोई मेंटल स्ट्रेस हो, परेशान हो, थक कर घर पर आया हुआ हो, या फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, नपुंसक हो, या टेस्ट हार्मोन्स की कमी हो, या फिर किसी भी कारण से वो पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा या शारीरिक सुख नहीं देना चाहता, नहीं दे पा रहा, तो इसकी आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना, डिवोर्स को जस्टिफाई करना, तलाक ले लेना, पति को दरिंदा, नपुंसक, घिनौना दिखाना, ये दोहरे मापदंड क्यों फिर? ये तो लिबरल्स और वोक्स का इससे तो यही पता चलता है ना कि भाई लिबरल्स और वोक्स का मुख्य उद्देश्य है परिवारों को तोड़ना। और आप एक कॉमन सेंस की बात आप देख लीजिए, भारतीय परिवारों में, मैं भारतीय परिवार कह रहा हूँ, वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने वाले एलिट्स की हाई सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा। किसी भी भारतीय परिवार में आप चले जाइए, अमीर गरीब मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में आप चले जाइए, वहाँ पर डोमिनेट करते हुए आपको स्त्री ही मिलेगी, होम मिनिस्टर स्त्री ही मिलेगी जो घर को डोमिनेट कर रही है। और पत्नी की इच्छा के बगैर पति उसको छू भी ले, भाई ये पॉसिबल भी, ये सोच भी कैसे सकता है कोई? किसी दिन पत्नी अगर नाराज हो और पति शाम को काम से घर पर आए, पत्नी किसी बात को लेकर तो नाराज है और पति आकर उसको अगर पीछे से छू लेता है और पत्नी ऐसे
झटक देती है कंधा। हिम्मत है दोबारा पति की उसको हाथ लगाए। भाई कई कई दिन चले जाते हैं पत्नी को मनाते मनाते कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या किस बात से नाराज हो वो बताओ तो सही। तो वो बात निकलवाने में भी कई दिन चले जाते हैं। ये ज़्यादातर आप भारतीय परिवारों में देखेंगे कि परिवार में, घर में पत्नी ही, स्त्री ही डोमिनेट करती है। होम मिनिस्टर वो ही होती है। उसकी इच्छा के बगैर घर में भाई कुछ पत्ता भी हिला दे या पति कुछ ज़बरदस्ती का खर्चा कर दे, कुछ ज़बरदस्ती किसी चीज़ घर में लेकर के आ जाए जो पत्नी नहीं चाहती थी, तो तुमने इतना खर्चा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत, मतलब पति, आप ये सोच भी नहीं सकते कि भाई पति डोमिनेट करे या पत्नी की इच्छा के बगैर वो कुछ करे। 4 लोग बैठे हुए हो, कोई निर्णय लेना हो ना, तो भी पति पहले पत्नी की तरफ देखेगा कि क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना है मुझे। और यही बात आप ज़्यादातर परिवारों में देखेंगे। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, कभी घर से बाहर निकल कर आप थोड़ा नोट पैड लेकर के नोट डाउन करिए किस परिवार में किसकी चलती है, पत्नी की चलती है या पति की चलती है। क्योंकि आज भी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, जो भारतीय अपने कल्चर और रूट से जुड़े हुए परिवार हैं, वे अपनी बेटियों को वीरांगना बनना सिखाते हैं। उसको रोने धोने वाला नहीं बनाएंगे, उसको वीरांगना बनना सिखाएंगे, उसको दब्बू बनना नहीं सिखाएंगे। यही सीख माता पिता बच्ची को देते हैं। उसको दब कर रहना कभी वो नहीं सिखाएंगे और यही कहेंगे कि कभी भी तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तू हमारे पास में आना। और बेटों को भी आज भी किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली में चले जाइए, बेटों को संयम की ही शिक्षा दी जाती है। किसी भी लड़की की तरफ गलत नज़र से मत देखना, यही शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य पालन की ही महिमा बताई जाती है, वीर रक्षा की ही महिमा बताई जाती है। हमारे संत तो हमेशा खुलकर वीर रक्षा की महिमा वो बताते आए हैं। कभी भी इस प्रकार से किसी स्त्री के शील को भंग करना, ये तो जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड किंग है ना, सो कॉल्ड बड़े बड़े सुपरस्टार है ना, वो अपने बच्चों को कैसनोवा बनाना, कैसनोवा ही कहते हैं ना, वो लड़कियों को घुमाने वाला लड़का, कई सारी लड़कियों को घुमाना, इन बातों को ग्लैमराइज कौन करता है? ये इंडस्ट्री करती है। इस इंडस्ट्री का एक्टर कैसे 350 लड़कियों को घुमाता है, उस पर फिल्में बना बनाकर संजू जैसी, उसको ग्लैमराइज कौन करता है कि इस एक्टर ने 350 लड़कियों के साथ में संबंध बनाए हैं? इसको कौन रोमांटिसाइज करता है? तुम लोग, तुम फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हो इसको रोमांटिसाइज। आज भी भारतीय परिवारों में बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाती। तुम्हारे इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहता है कि भाई मेरा बेटा तो 100 लड़कियों को घुमाएगा, कैसनोवा बनेगा। हाँ, वो तो चाहता है कि मेरा बेटा लड़कियों को घुमाए। कौन बोलता है ये? तुम्हारे इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं। तुम्हारे इंडस्ट्री के लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। भारतीय परिवारों में बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी जाती। उनको लड़की का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है, संयम की शिक्षा दी जाती है और लड़कियों को वीरांगना बनने की शिक्षा दी जाती है। किसी के सामने दबकर रहने की शिक्षा नहीं दी जाती। और एक सिंपल सी बात देख लीजिए, आज से 20 वर्ष पहले आप चले जाइए, 20 वर्ष पहले केवल, उस समय के स्टैंड अप कॉमेडी, उस समय तो स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा कोई टर्म था भी नहीं, पर लाफ्टर चैलेंज शोज या जो भी हास्य कलाकार थे, काफी लंबे समय से हास्य कलाकार रहे हैं, उनको आप सुनिए पुराने समय के, 20 वर्ष पहले के ही। आपको ज्यादातर यही सुनने को मिलेगा कि भाई पति कैसे पत्नी के सामने दबकर रहता है, इसको लेकर कई सारे विनोद वो कैसे करते थे, ये आपको देखने को मिलेगा। भाई पत्नी कैसे पति को डोमिनेट करती है, घर में केवल कैसे पत्नी की कैसे चलती है, पति को कैसे दबकर रहना पड़ता है, पत्नी अगर नाराज हो जाए तो पति की कैसे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ये इसको लेकर आपको 20 वर्ष पहले के समय में भी आपको समाज का चित्रण ऐसा ही सुनने को मिलेगा, चाहे वो हास्य कलाकारों के वक्तव्यों में हो या फिर फिल्मों के माध्यम से हो, इसी प्रकार का सामाजिक चित्रण देखने को मिलेगा। तो भाई आप ये जो लिबरलिज्म की, वोकिज्म की बातें कर रहे हैं, वो समाज को आगे लेकर के जा रही है, पीछे लेकर के जा रही है? क्योंकि आज भी जो अपने रूट से जुड़ी हुई ट्रेडिशनल फैमिलीज है ना, वो अपनी बच्चियों को इसी प्रकार से मजबूत, स्ट्रांग बनना सिखाते हैं, डोमिनेट करना सिखाते हैं, दबना नहीं सिखाते। अब कई सारे मित्रों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई क्या फिर फिल्म में जो समस्या दिखाई है, फिल्म में जो परिस्थिति दिखाई है, क्या ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में? अब हर लड़की तो कोई डोमिनेट करने वाले स्वभाव की तो नहीं होती ना, तो फिल्म में जो दिखाया है वैसा भी तो होता है। तो बिल्कुल होता है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, पर समस्या का मूल क्या है वो आपको, हमें समझने की आवश्यकता है कि समस्या का मूल क्या है। ये वोक्स लिबरल सबसे पहले तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको पहले चरित्रहीन बनना सिखाते हैं। ये मोरल्स, ये आदर्श, ये सब क्या होते हैं? ये सब फालतू की ढकोसला बातें हैं, ये रीति रिवाज परंपरा सब ढकोसला बातें हैं। सो कॉल्ड फ्रीडम के नाम पर अपने ही मूल्य और आदर्शों से कॉम्प्रोमाइज करना, उनको ढकोसला, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स कहकर सो कॉल्ड फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल जीना, ये इसकी शुरुआत यही से होती है।
सबसे पहले लिबरल्स हमारी अगली जनरेशन्स को अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से, अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से वो तोड़ देते हैं। लड़कों को कहते हैं कि भाई कैसोनोवा बनना है। वुमनाइजर बनने को ग्लैमराइज कौन करता है? इनकी ही इंडस्ट्री करती है। सो कॉल्ड प्यार का झुंझुना कौन पकड़ाता है इनके हाथों में? पेरेंट्स तो नहीं पकड़ाते ना। इसी इंडस्ट्री ने ये गंदगी दिमाग में डाली है ना कि कोई प्यार जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। किसने कहा कि भाई कोई पहली नजर में देखकर आपको किसी से प्यार हो जाता है, फिर उसके पीछे आपको लट्टू होना है, और फिर उसके पीछे इतना लट्टू होना है कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं कितने भी दिन रुकने के लिए तैयार हूं, तुम जैसा। इस प्रकार के लट्टू होने की बातें कौन दिमाग में डालता है? यही इंडस्ट्री डालती है ना कि प्यार की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, पहली नज़र में प्यार होना, हवाएं चलने लगती है, पल्लू उड़ने लगता है और गुलाब खिलने लग जाते हैं। ये फालतू की दिमाग में गंदगी किसने डाली है? प्रेम एक भावना है केवल, जैसे कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आसक्ति, द्वेष, ये जितनी भी अलग अलग भावना है, वैसे ही प्रेम भी एक भावना है जो हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं। चाहे वो अपने जीवन साथी के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, पुत्री के प्रति हो, भाई के प्रति हो, बहन के प्रति हो, किसी की भी प्रति हो, वो प्रेम एक भावना है जो हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं। वो कोई जादुई चीज नहीं है जो कहीं ऊपर से आकर के टपकती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। वो कोई जादुई चीज नहीं है, वो एक भाव है केवल हमारे मन का, जैसे कि बाकी अन्य सारे भाव होते हैं, और वो हम अपनी इच्छा से व्यक्त करते हैं किसी के प्रति। वो कोई जादुई ऐसी चीज नहीं है। इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और ये जो बातें अगली जनरेशन्स को पहले अपने मोरल्स, अपने आदर्श, अपने परिवारों से तोड़कर सो कॉल्ड फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल ये जो जीना सिखाते हैं, वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ये लाइफस्टाइल कौन ग्लैमराइज करता है? यही इंडस्ट्री करती है। यही इंडस्ट्री अगली जनरेशन्स को ऐसा जीना सिखाती है। तो लड़कों को कभी भी ब्रह्मचर्य, संयम, संस्कार, मूल्य, आदर्श ये लड़कों को कभी बताए नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ लड़कियों को जितना आप रिवीलिंग कपड़े पहन रहे हो उतने आप ज़्यादा बोल्ड हो। इसको बोल्डनेस का उन्होंने एक पैरामीटर बना करके रखा है कि भाई आप जितने रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे उतना आप अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट हो। वाह, वो लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है। कोई सेमी न्यूड फोटोशूट कर रहा है, कोई न्यूड फोटोशूट कर रहा है, तो वाह वो कितना बोल्ड, जैसे कोई बहुत महान कार्य कर लिया हो उसने। ये बातें कौन दिमाग में डालता है? कौन दिमाग में डालता है कि अपने बॉडी को एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपको प्रेजेंट करना है, सोशल मीडिया पर हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो? कौन एक्सप्लॉइट करता है महिलाओं को? इस इंडस्ट्री का मुख्य काम ही यही है ना कि महिलाओं को एक्सप्लॉइट करना, अपनी गंदगी, अपनी घिनौनी फिल्में बनाने के लिए कौन एक्सप्लॉइट करता है? यही इंडस्ट्री करती है ना। फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स को सेक्सुअलाइज करना, उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करना। और ये तो पर्दे पर जो होता है वो छोड़िए, पर्दे के पीछे, पर्दे की आड़ में जो महिलाओं के, लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में जो होता है, चाहे वो कास्टिंग काउच हो या फिर जो एक हाई एलिट्स का जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलने की कई सारी न्यूज़ इससे पहले हमारे सामने आई हुई है, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? तो सबसे पहले तो अपने रूट्स, अपने पेरेंट्स, अपने मूल्य, अपने आदर्श, अपने परिवारों से तोड़कर उनको सो कॉल्ड फ्रीडम वाली लाइफस्टाइल के सपने दिखाकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेलना, वहां से इनकी शुरुआत होती है। और आगे जाकर जब इन युवाओं का भविष्य, उन्हें उनके जो निर्णय उन्होंने बचपन में, उनके जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण समय था, उस समय उन्होंने लिए हुए गलत निर्णयों के जब भयावह परिणाम आगे जाकर के देखने को उन्हें मिलते हैं, तब यही लिबरल्स और वोक्स उनको छाती कूटना सिखा देते हैं, पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से। उस समय भी आत्म परीक्षण करना, हमारी क्या गलती हुई, हमने कौन से गलत स्टेप्स लिए, वो उनको नहीं सिखाएंगे। उस समय भी ये छाती कूटना सिखाएंगे। जिस समाज, जिस पेरेंट्स के नाम से आप छाती कूट रहे हो ना, आवश्यकता पड़ने पर वही समाज, वही पेरेंट्स आपके साथ में खड़ा होता है। कभी आपके साथ में कुछ गलत हो जाए ना, तो वही समाज, वही पेरेंट्स आपके लिए सड़कों पर आएगा, आपके लिए न्याय की मांग करेगा। और जो इंडस्ट्री आपको इस सो कॉल्ड फ्रीडम के सपने दिखाकर आपके जीवन के सबसे अमूल्य समय को बर्बाद कर रही है ना, वो इंडस्ट्री कभी आपका साथ नहीं देगी। वो बस आपको छाती कूटना सिखाएगी। वो अपने फायदे के लिए बस आपको एक्सप्लॉइट करेगी। इस कारण से सबसे मूल जो समस्या है कि हम बच्चों को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बचपन से उनकी जो मूल्य है, आदर्श है, उस पर डटे रहना, उस पर जीना कितना आवश्यक है, वो क्यों आवश्यक है, ये हम उनको सिखाएं। संस्कारों का महत्व हम उनको बताएं। सबसे पहले तो ये संस्कारों के नाम से, मूल्यों के नाम से छाती कूटेंगे, और फिर जब एक संस्कारहीन जनरेशन बन जाती है तो उसके जो भयावह परिणाम आते हैं उसका ठिकरा भी ये ट्रेडिशनल फैमिलीज पर, पेरेंट्स पर, समाज पर फोड़ेंगे।
उसके लिए भी लिबरल्स और वोक्स आत्मपरीक्षण नहीं करेंगे कि ये जो संस्कारहीन जनरेशन है वो क्यों आई सामने। एक समय हम आज से कुछ वर्ष पहले ही देख सकते हैं कि स्त्री का सम्मान करना, नारी का सम्मान करना ये पुरुष अपना कर्तव्य मानता था। तो उससे तोड़ा किसने? इन्हीं लिबरल्स और वोक्स ने। भाई आपको कैसनोवा बनना है, लड़की को ऑब्जेक्ट के रूप में किसने प्रेजेंट किया? ह्यूमनाइजर बनने को ग्लैमराइज किसने किया? तुम्हारी इंडस्ट्री ने। तो सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री की गंदगी को साफ करना बॉलीवुड के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बाकी दोस्तों जो भी बातें मैंने बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बाकी फिल्म की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, केवल एक गंभीर विषय पर, एक रेप जैसे जघन्य अपराध के विषय पर फिल्म आधारित है, इससे फिल्म अच्छी नहीं हो जाती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, स्टोरी का जो प्रेजेंटेशन है, उस कारण से कहीं पर भी फिल्म दर्शकों को अपने साथ में नहीं जोड़ पाती है। मैं सत्यप्रेम की कथा को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में डायरेक्टली कोई ऐसी न्यूडिटी नहीं है, रोमांटिक सीन्स है, एक लिप टू लिप किसिंग सीन भी है फिल्म में, और बाकी जो थीम है वो थोड़ी अडल्ट है। आप देखिए, आपके ऊपर है आपको बच्चों के साथ देखना है या नहीं। बाकी दोस्तों आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।